जय हिंद साथियों। आज हम कुछ बंदरगाह छूट गए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बंदरगाह के बारे में बताया था। कुल बंदरगाह भारत में ऐसे तो छोटे बड़े करके 200 बंदरगाह है। कितने बंदरगाह है? 200 बंदरगाह है, जिसमें से 14 बड़े बंदरगाह है। किससे? 14 बड़े बंदरगाह है और 13 प्रमुख है और एक अप्रमुख है। इसके बारे में चर्चा करी थी मैंने। और उसके बाद मैंने जो 13 प्रमुख बंदरगाह है उसमें से मैंने 8 बंदरगाहों के बारे में बताया था। कौन कौन से बंदरगाह हो गए थे हमारे? मुंबई बंदरगाह हो गया था। कौन सा मुंबई बंदरगाह हो गया था? पहला बंदरगाह हमारा था कांडला बंदरगाह हुआ था। फिर मुंबई बंदरगाह पढ़ा था हमने, जो महानगरीय बंदरगाह है। ठीक है, सालसेट द्वीप पे स्थित है। कांडला बंदरगाह है जो कराची का स्थान ले लिया है। ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है। इनके बारे में चर्चा करी थी। फिर नोहा सोवा बंदरगाह के बारे में चर्चा करी थी। इसी का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम है। किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। किसका? नोहा सोवा बंदरगाह का। ये किसका सहयोगी है? तो मुंबई बंदरगाह का सहयोगी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मोर्मुगोवा के बाद में चर्चा की थी। गोवा में स्थित है, माजुली द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे? जुआरी नदी के तट पे है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम न्यू मंगलुरु बंदरगाह बारे में चर्चा की थी। कहाँ है ये? बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो न्यू मंगलुरु जहाँ सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, तूफान के कारण असुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। किसको? न्यू मंगलुरु बंदरगाह को। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कोची बंदरगाह। इसके बारे में चर्चा की थी कोची बंदरगाह, जो केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, जो मसालों को सर्वाधिक रूप से निर्यात करता है अन्य देशों में। ठीक है, ये कहाँ पे है? वेवनाड झील पे स्थित है। कहाँ पे? वेवनाड झील के पास स्थित है। कोची बंदरगाह पर तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में चर्चा की ली थी और उसके बाद चेन्नई बंदरगाह बारे में पढ़े थे। अब चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, इसके बारे में पढ़ चुके थे। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये कैसा? महानगरीय बंदरगाह है। ठीक है। और ये कृत्रिम बंदरगाह। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। तो इसका सहयोगी है एक बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? इंदौर बंदरगाह। इंदौर बंदरगाह है जिसका सहयोगी है। तो ये चेन्नई बंदरगाह का सहयोगी है, क्योंकि चेन्नई बंदरगाह पे काफी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्लियर। तो उसको इसका सहयोग के लिए इंदौर बंदरगाह की स्थापना की गई थी। तो इंदौर बंदरगाह है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे स्थित है। कौन सा है? कोरोमंडल तट पे स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कोरोमंडल कहाँ तट है, तो तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो एन्नोर बंदरगाह किसका सहयोगी? चेन्नई बंदरगाह का सहयोगी है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के एरोमंडल तट पे स्थित है। ठीक। अब एन्नोर बंदरगाह एक निगम द्वारा स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? निगम द्वारा स्थापित किया गया था। इसके कारण यह भारत का एकमात्र, कैसा मात्र? एकमात्र निगमित बंदरगाह है। निगमित बंदरगाह है। कैसा है? निगमित बंदरगाह। निगमित बंदरगाह है। ठीक है। कैसा है एन्नोर बंदरगाह? भारत का एकमात्र है जो निगमित बंदरगाह है, जो नियम कानून के द्वारा बना गया था, इसलिए इसको निगमित बंदरगाह कहते हैं। कहाँ? तमिलनाडु में है। अब हम चर्चा करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। किसकी बात करते हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक। विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसकी चर्चा करते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भी काफी बड़ा विशाल है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की ये एक पहाड़ी है, डॉल्फिन। कौन सी है? डॉल्फिन नॉच पहाड़ी के पास स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पहाड़ी कहाँ है, तो डॉल्फिन नॉच पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है।
उसी के पास कहाँ है, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अब इसे क्या, ये कैसा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, या कभी गहरा बंदरगाह पूछता है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हमारा कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। और गहरा बंदरगाह बोले तो भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है तो हमारा विशाखापट्टनम है। कौन सा है, ये हमारा नौवा नंबर, ये 9वें नंबर का हमारा, ये 10वें नंबर का है। ठीक, कुल हमारे 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह है और एक अप्रमुख बंदरगाह। तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, डॉल्फिन नॉच पहाड़ी के पास स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि सबसे बड़ा, छोटा। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्या निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम से, कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे निर्यात, तो ये सबसे ज्यादा निर्यात लोहा कहाँ करता है, तो जापान को करता है। कहाँ करता है, जापान को, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास में ही कहाँ है, झारखंड है, और यही झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में काफी लोहे की खदानें हैं। कौन कौन सी है, बेलाडेज है, डल्ली राजहरा है, यहाँ के बहुत सारे लोहे की खदानें हैं। तो वहां से पर्याप्त मात्रा में लोहा आता है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम निर्यात किसको करते हैं, लोहा, जापान को निर्यात करते हैं। कहाँ पे, जापान में निर्यात करते हैं। अब विशाखापट्टनम काफी गहरा बंदरगाह है, एक क्वेश्चन ये बनता है। और निर्यात किसको करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम जापान को क्या निर्यात करते हैं, तो लोहा। लोहा कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में डॉलर बेलाडिल्ला खदाने, डल्ली राजहरा की खदानें हैं, जो भारत के सबसे खुली बंदरगाह है, सॉरी खदानें हैं। अब विशाखापट्टनम के बाद हम चर्चा करेंगे एक बंदरगाह और है, पारादीप बंदरगाह। कौन सा है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, स्थित डायरेक्ट पूछता है तो वो उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में। कभी उड़ीसा ऐसा लिखा आता है, कभी उड़ीसा वो भी लिखा जाता है, अभी ये नाम चेंज हो गया। तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ है, तो महानदी के तट पे है। कहाँ पे, महानदी के तट पे है। ठीक है, महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकली हुई, तो महानदी के तट पे स्थित है। और इसी के पास में क्या है, एक कटक नाम सुना होगा, कटक जो चावल अनुसंधान केंद्र है हमारा। क्या है, चावल, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। यदि इंटरनेशनल बोले तो मनीला में है चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पे है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। किसके किनारे पे है, तो महानदी के तट पे है। इसी के पास में कटक है, जो कटक क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है हमारा भारत का। ठीक है, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह, कैसा है, एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह है। कहाँ का, उड़ीसा का। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं इसमें कोलकाता बंदरगाह। किसकी बात करेंगे, कोलकाता बंदरगाह, कलकत्ता या कोलकाता बोलते हैं। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह एक कैसा है, तो कलकत्ता बंदरगाह एक, यहाँ हुगली नदी है। कैसे, हुगली नदी, हुगली नदी के तट पे है। और हुगली नदी जैसे नदी है तो नदी के बीच में स्थित है, इसलिए इसको कलकत्ता बंदरगाह को नदीय द्वीप बोलते हैं, नदी द्वीपीय बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, बीच में स्थित होने के कारण, क्योंकि ये हुगली नदी बीच में स्थित होने के कारण। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, तो एक ये कैसा बंदरगाह है, महानगरीय बंदरगाह है, महानगरीय
बंदरगाह है। कौन कौन से महानगरीय बंदरगाह है? तो एक कोलकाता बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह है। ये 3 हमारे महानगरीय बंदरगाह है। अब कोलकाता बंदरगाह के पास में एक बंदरगाह छोटा सा है, डायमंड हार्बर। कौन सा है? डायमंड हार्बर। पूछता है डायमंड हार्बर कहाँ है? तो ये डायमंड हार्बर बंदरगाह कोलकाता में ही है। इसके सहयोगी के लिए बना हुआ। किसके सहयोगी बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह का। तो ये बड़ा ना होकर एक छोटा सा है। कैसा है? छोटा बंदरगाह है, नाम मात्र का। यहाँ ये बंदरगाह सिर्फ छोटा सा नाम मात्र का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ जहाज रुके जाते हैं। क्या है? सिर्फ जहाज रुकने का स्थान है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, ना कि ट्रांसफर होता है। यहाँ पे सिर्फ जहाज रुकने का स्थान है। ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह का सहयोगी का डायमंड हार्बर बंदरगाह, एक छोटा सा नाम मात्र का बंदरगाह है, नाम मात्र का बंदरगाह है, जहाज रुकने का स्थान है ना। अब कोलकाता बंदरगाह के पास में एक और है बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। इसके सहयोग के रूप में भी काम करता है हल्दिया बंदरगाह। ये भी बड़ा बड़ा बंदरगाह नहीं है, छोटा छोटा बंदरगाह है। कैसे? छोटा बंदरगाह है। ठीक है। यही हल्दिया से इलाहाबाद को नेशनल वन हमारा वाटर नेशनल हाईवे निकला हुआ है। नेशनल वाटर, कौन सा? नेशनल वाटर वन इसी के पास स्थित है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच है। ठीक है। पहला हमारा भारत का। तो ये हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? छोटा सा बंदरगाह है। ये भी कहाँ पे? कोलकाता में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और है हमारे। 12 हो चुके हैं। अब 13 नंबर का हमारे पास एक बंदरगाह और है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये नदीय द्वीपीय बंदरगाह है क्योंकि नदी के बीच में स्थित होने का है। और ये कैसा है? महानगरीय बंदरगाह है। अब इसका सहयोगी डायमंड हार्बर बंदरगाह है, छोटा सा नाम मात्रा का है, जो जहाज रुकने का स्थान है। कैसा है? जहाज रुकने का स्थान है। इसका सहयोगी एक और हल्दिया बंदरगाह भी है, जो भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ये छोटा सा बंदरगाह है। ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात क्या किया जाता है? ठीक है। तो निर्यात हम यहाँ से ज्यादा चाय निर्यात करते हैं। ठीक है। चाय निर्यात करते हैं हम, कोयला निर्यात करते हैं। क्या निर्यात करते हैं? चाय, कोयला निर्यात करते हैं। कोयला किसको करते हैं? तो चीन को निर्यात करते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो हम निर्यात करते हैं चाय और कोयला? तो कोयला किसको? चीन को निर्यात करते हैं। ठीक है। अब हमारा बंदरगाह एक और है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये इसको ये बोल सकते हैं अंडमान निकोबार बंदरगाह। क्या बोल सकते हैं? अंडमान निकोबार बंदरगाह। ठीक है। ये हमारा 13वां बंदरगाह है। कौन सा है? 13वां बंदरगाह है। तो अंडमान निकोबार बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, नाम से पता चल रहा है। ये क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि ये खूबसूरत तटों के कारण फेमस है। खूबसूरत तटों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? अंडमान निकोबार बंदरगाह। ठीक है। इसके पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहा जाता है। और यही इसी के संस्था है, पोर्ट ब्लेयर एक संस्था है वहां बनी हुई है, उसी के द्वारा ये निर्माण किया गया था। ये हमारे बंदरगाह समाप्त हो गए। अब बंदरगाह में कुछ मैंने जैसे 13 बड़े बंदरगाह बताए थे, इसमें प्रमुख थे। एक अप्रमुख बंदरगाह है हमारा। कौन सा है? अप्रमुख बंदरगाह। तो कौन सा है? दाहेज। कौन सा बंदरगाह है? दाहेज, या इसी को लोथल बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा है? लोथल बंदरगाह बोलते हैं। ठीक। तो लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता के समय का बंदरगाह है। कब का है? हड़प्पा सभ्यता के समय का। तो हड़प्पा सभ्यता के समय का बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है भारत का। यदि क्वेश्चन पूछे कि दाहेज बंदरगाह पुराना नाम क्या है, तो लोथल बंदरगाह है।
इसका प्राचीन, ये कैसा भारत का है, प्राचीन बंदरगाह है। कैसा है, प्राचीन बंदरगाह है। कैसा है बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह है भारत का। ठीक है, अब इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, तो रसायन बंदरगाह भी कहता है, रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, कभी पूछते हैं स्थिति कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, कौन सी खाड़ी में है, तो ये खाड़ी में हमारे खंबात की खाड़ी में स्थित है, जो हम, और अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ये अरब सागर के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन सा, कभी खाड़ी के रूप में पूछे तो खंबात की खाड़ी में, अंडमान निकोबार हिंद महासागर में ही आता है। और जो हमने कोलकाता बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह पड़ा है, वो हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, मैंने उनके बारे में नक्शे से बता दिया था इसके बारे में। अब ये जो बंदरगाह है उनको आधुनिकीकरण करने के लिए, कैसे आधुनिकीकरण करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी। वो परियोजना का नाम है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, कभी पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि सागरमाला परियोजना किससे संबंध है, तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से, मतलब जो पहले के पुराने डेवलपमेंट थे, आधुनिकीकरण मतलब उसमें कंप्यूटरीकृत कर देना, थोड़ा बहुत विकास हो जाता है जिससे क्या ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से हो जाए। तो सागरमाला परियोजना का क्वेश्चन पूछे, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से। आधुनिकीकरण मतलब आज की जो जनरेशन के हिसाब से आधुनिकीकरण के लिए परियोजना चलाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए फेमस है। ठीक है, एक और एक इसी के समय एक समय चलाया गया था, सेतु सागर परियोजना। ये किससे संबंधित है, सॉरी, सागर सेतु परियोजना है। ये क्या है, जो आदम का फूल है, आदम के फूल को तोड़ने के लिए परियोजना बनाई गई थी। अभी तोड़ नहीं जा रहा, पहले से परियोजना बनाई गई थी, तोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो सेतु सागर परियोजना या सागरमाला परियोजना तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, और सेतु सागर परियोजना या आदम के फूल को तोड़ने के लिए परियोजना बनाई गई थी उस समय, पर अभी नहीं, ये बंद कर दिया गया है। ये परियोजना पहले चलाई गई थी कि जो जैसे भारत है, तो जो भारत के जहां से श्रीलंका है, श्रीलंका के ये यहाँ पे है, रामेश्वरम है, ठीक है, धनुषकोडी है, यहाँ पे स्थित है। तो जो हमारे जहाज बड़े बड़े रहते थे वो घूम के श्रीलंका से इस पार जाते थे। तो हमारे इस परियोजना के तहत कहा गया था कि हमारे जहाज जो पेट्रोलियम खर्चा है वो ना बच जाए, हमारा कम से कम खर्चा हो, इसके लिए उसने यहाँ पे एक फूल है, हमारा आदम का फूल, राम सेतु बोलते, तो इस फूल को थोड़ा सा तोड़ा जाए और यहाँ से जहाज ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। पर जो क्या है, प्राचीन है ना, हमारी विरासत है, इसलिए हमारे यहाँ के नहीं इसको तोड़ने दिया जा रहा है, भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है। पर ये एक योजना चलाई गई थी कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन क्रिया है वो कम किया जाए और हमारी लागत और पेट्रोलियम का खर्चा भी कम किया जाए, क्योंकि यहाँ से श्रीलंका काफी घुमाव पड़ता है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए, जहाजों के लिए जाने के लिए बनाया गया था। ये योजना चलाई गई थी, सेतु सागर परियोजना। ठीक है, ये हम किसके बारे में चर्चा करें, पूरे बंदरगाहों के बारे में। कितने थे हमारे भारत में, छोटे बड़े थे 200 बंदरगाह है, 14 बड़े बंदरगाह है और उसमें 13 प्रमुख है, और एक 14वां नंबर का हमारा एक अप्रमुख है। कौन सा है, दहेज, ये अप्रमुख बंदरगाह है। ये कैसा है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये हड़प्पा सभ्यता के समय का जो बंदरगाह है, और ये रासायनिक बंदरगाह है, जैसे रासायनिक चीजें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा क्रिया होती थी, इसलिए इसको रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और कभी खाड़ी पूछे तो खंबाती खाड़ी में स्थित है। ये हमने बंदरगाहों के बारे में काफी अच्छा उसमें चर्चा की है, किसको गहरा बंदरगाह कहते हैं, कौन सा महानगरीय है, बड़ा कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कौन सी खाड़ियों में स्थित है, पहले उनको नक्शा में बताया था, उसके बाद उनके बारे में एक एक जानकारी दी थी। अब हम बंदरगाहों के बाद हम हमारी कुछ मिट्टियां बच गई थी, अब मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे
जैसे मृदा मृदा को, जैसे मृदा के अध्ययन को एसटीडी को बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। तो मृदा जो निर्माण होता है कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं, जैसे पितरक शेल होते हैं, जलवायु हो जाती है ना, जैसे मौसम हो जाता है, मौसम वर्षा या जलवायु में आ जाता है। तो टाइम जैसे समय के हिसाब से जैव पदार्थ होता है, इसके हिसाब से वो मृदा का निर्माण होता है। पितरक शेल मतलब जैसे पुराने मृदा पत्थर होते हैं, वो टूट टूट के बारीक बारीक चूर्ण में गिरते हैं, उसके बाद वो मृदा का रूप ले लेते हैं। जलवायु में वर्षा और तापमान होता है, तो वर्षा काफी वर्षा होती है तो बड़े बड़े पत्थर टूटने से उनसे भी बरसात के कारण वो मृदा में चेंज हो जाते हैं। फिर जो तापमान रहता है, तापमान में काफी तेज धूप गिरने से उनमें जो कठोरता है वो कमजोर हो जाती है। अब जैविक पदार्थ हुमस में जैसे कई बहुत सारे पत्थर होते हैं, हुमस के कारण भी वह टूटने लग जाते हैं, तो टाइम और समय के हिसाब से वो बनती जाती है, तो उसको मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा हमारे यहाँ भारत में काफी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मृदा है, कहीं खनिजों में फेमस है, कहीं अनाजों में फेमस है। तो हम चर्चा करेंगे मृदा के बारे में डिटेल। तो मृदा के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो कहाँ क्या स्थित है, पहले तो उसको देखते हैं। मृदा, भारत की मिट्टियां है मृदा। मृदा की स्टडी को क्या बोलते हैं, या अध्ययन को, ठीक है, पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अध्ययन को क्या कहा जाता है, या अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। इसकी प्रक्रिया को, प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो पेडोजेनेसिस कहा जाता है। पेडोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये मृदा निर्माण के लिए कुछ कारक होते हैं प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से कुछ कारक है। कौन कौन से कारक पूछ लेता है, तो कारक कौन कौन से, इसके कारक, तो कारक हमारे चार कारक है। पितरक, पितरक सेल, है ना, पत्थर बनाते हैं। दूसरा कारण है जलवायु हो गई, कौन सा हो गई, जलवायु हो गई। तीसरा कारक हमारा हो गया है समय या टाइम, ठीक है, समय भी हो सकता है। और हुमस पदार्थ, कौन सा, हुमस, जलवायु, पितरक, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, ठीक है, ये कारक है जो मिट्टी बनाने में प्रमुख है, इसमें मृदा निर्माण करने में प्रमुख होते हैं, है ना। प्राकृतिक रूप से ये निर्माण करने का कारक है, ठीक है, निर्माण करते हैं हमारे मृदा का। कैसे करते, पितरक सेल जो काफी पुराने होते हैं वो टूट टूट के भंगुर हो जाते हैं, भंगुर होने के बाद में वो मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जलवायु में क्या होती है, वर्षा, काफी वर्षा रहेगी तो काफी पत्थर वगैरह टूटेंगे घर्षण के कारण, वो टूटेंगे, बारीक बारीक होंगे, वो मृदा का रूप ले लेंगे। फिर तापमान, है ना, तापमान से भी होता है, तापमान काफी रहेगा तो उसमें घूम आएगा, वो उससे भी मृदा का निर्माण होगा। समय समय काफी समय होने के बाद भी वो मृदा का निर्माण हो जाता है। जैव पदार्थ, हुमस के कारण, किसके कारण, हुमस के कारण मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मृदा कहाँ कहाँ है, कहाँ कौन सी मृदा है, कौन सी मृदा, तो हमारे मृदा काफी है, अलग अलग है। तो ये समझ में आया होगा, मृदा, भारत की मृदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, अध्ययन को। उसकी प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। उसकी जो प्राकृतिक वो कारक निर्माण कैसा होता है, तो पितरक सेलों से होता है। जलवायु, जलवायु में क्या क्या आता है, वर्षा या तापमान आता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये चीजें में से कौन सा कारक नहीं है या कौन सा कारक है ना, तो ध्यान रखें विशेष रूप से, ठीक है। तो पितरक सेल, जलवायु, समय और जैव पदार्थ, ठीक। अब हम देखें मृदा कहाँ कहाँ की स्थित है, तो मृदा कहाँ कहाँ स्थित है ये देखते हैं, फिर हम एक एक मृदा के बारे में चर्चा करेंगे।
नक्शे ग्रुप में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम एक 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 बारे में चर्चा करेंगे। नक्शा बनाने का थोड़ा प्रैक्टिस करा तो बेटर रहेगा, क्योंकि नक्शे ग्रुप में समझना हमारे माइंड में अच्छा समझ में आता है, क्योंकि रटने से बेटर है कि नक्शे ग्रुप में हाथों को भी याद आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो नक्शे ग्रुप में समझे, थोड़ा अच्छा ना बने पर फिर भी बनाने की कोशिश करें। ये हम भारत का नक्शा समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब भारत में मृदा अलग अलग है, तो मृदा रूप में समझते हम तो पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे मृदा बता देता हूँ कौन कौन सी मृदा है। जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरी है काली मृदा, है ना, काली मृदा। तीसरी लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। चौथी है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। पांचवी है पर्वतीय मृदा, और छठी है हमारी मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा। ये हमारी मृदा है। ठीक है, कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, और लेटेराइट मिट्टी है, काली लाल पीली मिट्टी है, काली मृदा है, पर्वतीय मृदा है और मरुस्थलीय मृदा है। हमारी 6 प्रमुख मृदाएं हैं। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ से पंजाब से, कहाँ से? पंजाब से लेकर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र कहाँ है? नदी यहाँ पे है। तो असम सिंधु नदी घाटी, जो सिंधु नदी घाटी है वहां से लेके, तो या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र कौन सा आता है? तो ये जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा आती है? जलोढ़ मृदा। कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में ले लो, यूपी में ले लो, ठीक, यूपी में ले लो, ये वाली यूपी में ले लो, पश्चिम बंगाल, ये वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। अब ये जो मृदा है यहाँ से पंजाब की साइड में, ये यहाँ पे है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी है यहाँ पे? मरुस्थलीय मृदा। ये तो जलोढ़ मृदा होगा हमारी, ठीक है। ये कौन सी? जलोढ़ मृदा। और ये मरुस्थलीय मृदा, ये वहां से ये मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। कौन सी? राजस्थान में वाला क्षेत्र, ये मरुस्थलीय मृदा। अब आते हैं हम काली मृदा। तो काली मृदा है हमारी गुजरात। कहाँ पे? काली मृदा की बात करते हैं तो गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश। कौन सा है? मैं मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना तक का। तो ये कौन सी मृदा हो गई? काली मृदा। कौन सी मृदा हो गई? काली मृदा हो गई, ठीक है। ये काली मृदा हो गई हमारी। अब पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी क्षेत्र आता हमारा, पश्चिमी क्षेत्र ये वाला एरिया, तो पश्चिमी क्षेत्र में लेटेराइट मृदा है। कौन सी है? लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट मृदा है, पश्चिमी क्षेत्र वाला लेटेराइट मृदा है। कुछ कुछ मात्रा में जो पूर्वी घाट है इस एरिया में भी लेटेराइट मृदा मिलती है। अब हमारी जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये काली मृदा हो गई, काली मिट्टी हो गई, ठीक है। और ये वाली पर्वतीय मृदा हो गई। कौन सी हो गई? पर्वतीय मृदा हो गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये वाला एरिया आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, तो ये कौन सा हो गया है? पर्वतीय मृदा। कौन कितने हो गए मृदा? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा। और जो क्षेत्र है पूर्वी भारत में थोड़ा सा, ठीक है, पूर्वी भारत में भी है, और जहाँ तक लगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना थोड़ा सा एरिया। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है?
तो यहाँ भी ये मृदा पाई जाती है, वो है लाल पीली मृदा। कौन सी है? लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। ठीक है, क्वेश्चन ये मृदा को समझाने का ये है पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र आ गए। यहाँ पे लेटराइट मृदा, ये भी, यहाँ पे भी कुछ थोड़ी मात्रा में मिलेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मृदा है ये लाल पीली मृदा होगी। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लाल पीली मृदा होगी। ये जलोढ़ मृदा हो गई, ये काली मृदा हो गई है, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, ये मरुस्थलीय मृदा, ये है मरुस्थलीय मृदा। पर्वतीय मृदा अरुणाचल प्रदेश में भी है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, सिक्किम, ये पर्वतीय मृदा हो गई। तो हम एक एक मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्थित होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नक्शे के रूप में। अब एक एक चीज देखेंगे हम। जलोढ़ मिट्टी, मृदा, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक। जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होता है? जो पर्वत नदियों के द्वारा, जो पर्वतीय नदियां होती उनके, जैसे गंगा, जमुना हो गई, यमुना हो गई, तो उनके द्वारा क्या होता है, बहा के लाते हैं जो मृदा होती है, उनको बहा कर जो मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है, वो जलोढ़ मृदा ही होती है। कौन सी? जैसे भारत के हिमाचलीय नदियां जो भी है, वो मैदानी क्षेत्र में बहा कर लाती है, तो वो जलोढ़ मृदा का ही रूप ले लेती है। ठीक, तो वो खेती के लिए अलग अलग जो जल धारण हिसाब से अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। पंजाब वाली अलग मृदा है थोड़ी, वो बुले मृदा है, और यूपी वाली गादी मृदा है, और पश्चिम बंगाल वाली थोड़ी दोमट मिट्टी है। इसको दोमट मिट्टी और कछारी मृदा भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ना। ठीक, तो उपजाऊ मिट्टी है, तो इसके बारे में हम एक एक मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी मृदा क्या बोला जाता है, किस फसल के लिए। तो ये जलोढ़ मिट्टी है हमारे गेहूं के लिए, गन्ना के लिए, कपास के लिए, तो काफी उपजाऊ मृदा होती है। इसमें नाइट्रेट और फास्फोरस की काफी कमी रहती है। तो हम एक एक मृदा है लेके पढ़ेंगे टॉपिक को। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।